हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का वीडियो आपकी एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है, उस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे आपके वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे आपके वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो और चाहे ही आपके वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में करवाया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर था उसका भी वन शॉट वीडियो इसी प्रकार से करवा चुके हैं, जिसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उस चैप्टर में जितने भी थे वो सारे के सारे हम लोगों ने करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है, जो कि आपका हो जाता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, सारे प्रश्नों को करना पड़ेगा, तो वीडियो बड़ी हो सकती है। लेकिन यदि आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तो देख लिया ना, तो यहाँ से आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा कि सीरीज को इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू करें कि ना करें। यदि आप लोग कमेंट करोगे कि इसी प्रकार से सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही एक वीडियो में करवाए जाएं, तो आप लोग जब कमेंट करोगे तो फिर करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी सब चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वन शॉट वीडियो चाहिए। तो यदि आप लोग कमेंट करोगे तो फिर वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस नोट्स का PDF चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यदि आपको प्राप्त करना है तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे ज्वाइन करेंगे उसे भी समझ लीजिए। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप चाहिए आप लोग बताएंगे तो वहाँ पर आपको डेमो नोट भेज दिया जाएगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हर एक प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो हम लोग को बताना है कि जो वैद्युत विभव है उसका मात्रक हमको बताना है। जिसको भी इसका आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दो, और उसके बाद में फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग वैद्युत विभव का मात्रक निकालोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सोल्यूशन को देखते हैं। आप लोगों ने वैद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है फॉर्मूला वैद्युत विभव का? आपका B बराबर W/Q होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर W/Q। ये आपका क्या होता है? वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा मात्रक आपका मात्रक आ जाएगा जूल अपान में क्या हो जाएगा Q का? कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मात्रक निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका ये वाला ऑप्शन में देखने को मिलता है जूल प्रति कूलाम, या कह सकते हैं जूल अपान में कूलाम, ये अगर आपका ऑप्शन दिख जाता है तो आप लोग मात्रक बता सकते हो कि ये आपका वैद्युत विभव का मात्रक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जूल अपान में कूलाम बराबर क्या होता है आपका बराबर हो जाता है वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यदि आपके ये ऑप्शन में जूल अपान में कूलाम देखने को मिल जाए तो भी आपका ये भी वैद्युत विभव का मात्रक है, और यदि आपके ऑप्शन में वोल्ट मिल जाए तो वोल्ट भी आपका वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर C हो जाता है वोल्ट, ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे इसका आंसर आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? जिस भी चीज़ का आप लोग निकाल रहे हो मात्रक, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है आपका B बराबर W/Q होता है। W यानी कि कार्य होता है तो उसका क्या हो जाएगा? मात्र जूल हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा? आवेश कूलाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यदि हम लोग ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाए तो आप लोग इस पर सही टिक लगा लेना, क्योंकि ये भी आपका वैद्युत विभव का मात्रक होता है, और जूल अपान में कूलाम बराबर वोल्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों आपके मात्रक होते हैं, जो भी देखने को मिले
उस पर आपको सही टिक लगा देना है, दोनों आपके मात्रक होते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में वोल्ट था तो इसलिए हम लोगों ने वोल्ट पर ऑप्शन सही टिक लगा दिया। यदि आपका जूल प्रति कूलाम होता तो आप लोग जूल प्रति कूलाम पर सही ऑप्शन पे टिक लगा देते। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पर याद रखना है। यदि आपका मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर वोल्ट ना लिख करके जूल अपान में कूलाम लिख दिया जाए तो आपको इस पर सही टिक लगा देना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका घुमा कर पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इतना आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, तभी आप लोग को बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उसमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम लोग को दो प्लेटें दी गई हैं जिनकी बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर है और उसमें विभवांतर कितना है 10 वोल्ट है। ठीक है, तो हम लोग को प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या होता है फॉर्मूला, ये चीज़ आप वहाँ पर ध्यान देंगे। ई बराबर क्या हो जाता है V अपान में D, इस प्रकार से होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या है, वोल्ट कितना दिया गया 10 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अपान में क्या है डिस्टेंस, दूरी कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर दी गई तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएंगे 10 की घात -2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया ना। और क्या कह सकते हैं हम लोग वोल्ट अपान में मीटर, आपका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसको हम लोग को आगे सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे 10 की घात -2 को हम लोग जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात की पावर कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग 10 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको मान लीजिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 निकल करके यहाँ से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वोल्ट अपान में मीटर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1000 वोल्ट अपान में मीटर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल करके आ गई 1000 वोल्ट अपान मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी कि जिसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है 1000 वोल्ट अपान में मीटर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चारों, तो आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है, यानी कि चारों ऑप्शन को नहीं देखना है, आपको याद कर लेना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। ठीक है, यदि आप लोग चारों ऑप्शन को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप यदि याद करे रहोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर रहेगा कि आपका इतना ही होता है। ठीक है, तो जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मान कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अब आप लोग इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा इसमें ये मैच कर रहा है, वही पर आपको सही टिक लगा देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि धारिता का मात्रक है। तो हम लोग को बताना है कि धारिता का मात्रक बताना है। ठीक है, तो धारिता का मात्रक बताने के लिए आपको धारिता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप लोग उसका मात्रक निकाल पाओगे। तो चलो अब हम धारिता का मात्रक का भी फॉर्मूला देखते हैं और साथ में उसका किस प्रकार से मात्रक निकालोगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है आपका हो जाता है C बराबर Q अपान में हो जाता है V। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से आपका मात्रक जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा Q यानी कि कूलाम अपान में क्या है V यानी कि वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसमें अब आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर C है आप लोग देख पा रहे हो कूलाम अपान में वोल्ट, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धारिता का मात्रक का। ठीक है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है C बराबर Q अपान V, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम अपान में वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ आपको यहाँ पर यह और भी याद रखनी है कि कूलाम अपान में वोल्ट को हम लोग फैरड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका धारिता के मात्रक में कूलाम अपान में वोल्ट ना दे करके फैरड दिया हो
तो भी आप लोग जान जाओगे कि फैरेड भी आपका जो आपका धारिता होती है उसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कूलाम अपान वोल्ट जो आपका होता है ये भी आपका धारिता का मात्रक होता है और फैरेड भी धारिता का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जितना आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग सबसे पहले नोट कर लो और साथ ही जितने भी मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं सभी पे आप लोग को टिक लगा लेना है ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या ना हो। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में एक बार नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन और बचे हुए इस चैप्टर में उसे भी हम लोग समझेंगे। तो एक बार इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन है उन सभी को इसका PDF वहाँ पर मिल जाएगा, उसके लिए कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। ये सारे PDF आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में किस रूप में संचित होता है। तो हम लोग को बताना है कि जैसा कि मान लीजिए किसी भी संधारित्र को हम लोग आवेशित करने में जो कार्य करते हैं वो संधारित्र में किस रूप में संचित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया चुंबकीय ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया वैद्युत गतिज ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया वैद्युत घूर्णन ऊर्जा। तो हम लोग को बताना है कि जब हम लोग किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करते हैं वो संधारित्र में किस रूप में संचित होता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जब हम लोग किसी संधारित्र को आवेशित करने में कार्य करते हैं तो कार्य जो आपका होता है वो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसलिए पहले वाले ऑप्शन पर आप लोग सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया हमारा कि संधारित्र वह उपकरण है जो, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया सरल धारा प्रवाहित हो सकती है, और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रत्यावर्ती धारा को सरल में बदल सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके बाद में फिर आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो संधारित्र वह उपकरण है जो कि आपका विद्युत ऊर्जा एकत्रित कर सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसलिए और जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि संधारित्र वह उपकरण होता है जो आपका जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका हो जाता है कि 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसमें से 4 चीज़ें दी गई हैं, उसमें से हमको बताना है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें जो आपका प्रत्येक संधारित्र होता है उसमें क्या चीज़ समान होगी। पहला ऑप्शन में दिया गया विभव, दूसरा ऑप्शन में दिया गया आवेश एवं विभव, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया आवेश, और चौथा ऑप्शन दिया गया कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग को बताना ये है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र में क्या चीज़ समान होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर जो आपका आवेश होता है, आवेश का जो मान होता है वो समान रहता है। यानी कि जो पहले संधारित्र पर जितना आवेश रहेगा वो दूसरे भी संधारित्र पर उतना ही आवेश रहेगा। तो इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवेश। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा क्या, आपका आवेश। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी विद्युत धारिता है। तो हम लोग को इसमें क्या बताना है, इसकी विद्युत धारिता को बताना है। तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि विद्युत धारिता जो आपकी होती है क्या हो जाता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इस प्रकार से इतना होता है ना। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग को R तो पता है पहले से, क्योंकि त्रिज्या कितनी दी गई है, 9 दी गई है। तो बस हम लोग को फॉर्मूले में यही चीज़ लगा देना। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, C बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे में क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणा कितना आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी दी गई 9 मीटर, तो आपको 9 यहाँ पर लगा देना है। तो R की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है, तो यहाँ पर आपको 9 लग देना है। उसके बाद फिर आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁹ 9। ठीक है,
तो आगे क्या करेंगे हम लोग, c बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात 9 को जो हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की जो घात होगी 9 वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 की घात -9। तो इस प्रकार से फैराडे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपका सही ऑप्शन निकल करके यहाँ से आ जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात -9 फैराड। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 10 की घात -9 फैराड, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे सही टिक लगा लो। उसका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है आपका वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा लिखने वाला, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर तैयार करना, अपनी कॉपी में लिख भी लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो क्या बताएंगे हम लोग इसका आंसर, हम लोग बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, उसे अपनी कॉपी में नोट करो और याद कर लो, ठीक है। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि V बराबर W/Q0 होता है, ठीक है। अब ये W यानी कि कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाता है और अपान में Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम हो जाता है। इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि वैद्युत विभव का मात्रक आपका क्या हो जाता है, जूल अपान में कूलाम या फिर वोल्ट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बीमा की बात करते हैं। तो बीमा में आप लोग बताओगे कि वैद्युत विभव की बीमा होती है ml/2 t⁻³ और a⁻−1, ठीक है, होती है। इस प्रकार से आपका हो गया। तो इसे आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। यानी कि हम लोग को विभव प्रवणता की परिभाषा बतानी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट का यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, टिक। तो विभव प्रवणता की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी कि डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी कि डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव में परिवर्तन अपान में दूरी में परिवर्तन, यानी कि बराबर माइनस डेल्टा v अपान में डेल्टा x, ठीक है। ये आपका हो जाता है विभव प्रवणता की परिभाषा। और साथ ही में इस प्रकार से आप लोग उसका बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो एक बार। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, जो कि आपका हो जाता है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग को बताना है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जब हम लोग भर देते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं। आप क्वेश्चन भी देखते रहना और आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि आप लोग उत्तर में बताओगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, ठीक। तो आप लोग बताओगे क्या इसका आंसर में आप लोग बताओगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। क्या है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर
प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो घट जाता है। ठीक है, अब विभवांतर आपका घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता आपकी बढ़ जाती है। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी, क्योंकि आपका क्या होता है कि C व्युत्क्रमानुपाती 1/V। ठीक है, ये आपका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि विभवांतर जब घटेगा तो फिर धारिता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के भी आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, या कह सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम लोग उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। आगे आप लोग बताओगे कि यह एक अदिश राशि है, यानी कि विभवांतर एक अदिश राशि है। यदि किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर आपका हो जाएगा BA माइनस BB बराबर W/Q0। ठीक है, तो इस प्रकार से वैद्युत विभवांतर हो गया। और वैद्युत विभवांतर के बारे में आप लोग याद कर लो, क्योंकि आपका अति लघु के साथ साथ में लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, तो इसमें हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जहां आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा लेंगे, BBI का टिक लगा लेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसीलिए मैंने इस सीरीज में आपके लिए ये रखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, और साथ ही में आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जहां पर आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग को उत्तर में धारिता का परिभाषा बतानी है, उसके बाद में फिर हम लोग को आरसी की विमा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग उत्तर डालेंगे और हेडिंग लगाएंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि जो चालक होता है उसमें जो आपका आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी ही हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। आगे आप उसमें बताएंगे कि यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि जो जो आपका चालक होता है उसमें दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है आपका वैद्युत धारिता। तो यहाँ पर बता सकते हैं धारिता C बराबर आपका हो जाता है Q/V। Q यहाँ पर आपका होता है आवेश और B आपका होता है विभव में वृद्धि। तो इस प्रकार से आपका ये वैद्युत धारिता का परिभाषा हो जाती है, और साथ ही में ये आपका सूत्र हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले परिभाषा को नोट करो, उसके बाद फिर सूत्र को नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग आरसी की विमा देखते हैं। तो आरसी की विमा में आप लोग बताएंगे कि जो आपका प्रतिरोध होता है, यानी कि हम लोग से बताया गया है कि जो आपका आर है वो प्रतिरोध है, तो हम लोग को प्रतिरोध की विमा निकालनी है, फिर गुणे में हम लोग को धारिता सी की विमा निकालनी है। तो जो प्रतिरोध की विमा होती है वो आपकी इस प्रकार से हो जाती है m⁻1 l⁻2 t⁻−3 और a⁻−2। और वहीं पर यदि हम धारिता सी की विमा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा m⁻1 l⁻2 t⁻4 और a⁻2। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया धारिता की बीमा, ये आपका हो गया प्रतिरोध की बीमा। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि m⁻−1 है, यहाँ पर क्या है m⁻+1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका है l⁻−2 है, l⁻+2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बात करेंगे तो t⁻4 है और t⁻−3 है, तो यहाँ से आपका एक t बच जाएगा। उसके बाद फिर आपका है a⁻2 और a⁻−2, तो ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे जो बीमा निकल करके आएगी केवल और केवल टी निकल करके आएगी, तो आरती की जो बीमा हो जाएगी आपकी टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो था कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, और साथ ही में आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, वो पूरा क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं,
किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन होता है, यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग से पूछा गया कि विद्युत संधारित्र क्या होता है। तो ये आपका अगर लघु उत्तरीय में प्रश्न नहीं भी आता तो आपका ये कह सकते हैं कि अति लघु में प्रश्न आ सकता है कि संधारित्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि संधारित्र आखिर क्या होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, आपका संधारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका संधारित्र की परिभाषा हो जाती है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में फिर हमसे पूछा गया था कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो अब हम लोग संधारित्र के उपयोग लिखेंगे। तो उपयोग में आप लोग पहला उपयोग बताएंगे कि संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। यानी कि जो संधारित्र होते हैं वो केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये वाला क्वेश्चन था कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं तथा किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वैसे आपका ये डेरिवेशन होता है और इसी में आपके दो डेरिवेशन होते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाता है निरक्षीय स्थिति, जो कि हम लोग करने वाले हैं। एक आपका होता है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो दोनों जो डेरिवेशन होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आपका निरक्षीय स्थिति होती है इसकी ज़्यादा संभावना होती है कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए। और वहीं पे यदि हम लोग अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो उसकी संभावना होती है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए। तो लिए निरक्षीय स्थिति को हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में करने वाले हैं और जो आपका अच्छी स्थिति होती है उसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय में करने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको इसका चित्र समझना होगा। जैसे आप लोग चित्र समझ जाओगे फिर आपको सोल्यूशन करने में आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र देखेंगे। तो चित्र मैं आपको यहाँ पर बना करके समझाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव को बनाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। आप लोगों को पता होगा कि जो वैद्युत ध्रुव होता है उसका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होगा। अब मान लीजिए जो आपका जो वैद्युत ध्रुव है इसके मध्य में कोई बिंदु O है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर पता ही होगा कि जो -q और +q आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं। यानी कि टोटल 2l होता है। यानी कि वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर जो आपका वैद्युत ध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे हम लोग r दूरी पर कोई बिंदु इससे हम लोग r दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु यहाँ पर P मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब +q आवेश के कारण जब हम लोग P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। और जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यह सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, चित्र भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका है जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2l है, यानी कि इसकी लंबाई 2l होती है, आपको पता ही होता है। और साथ ही में आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का निर्धारण करना। यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु आपका P है निरक्षीय स्थिति में, वहां पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने थ्योरी प्लस चित्र को समझ लिया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो जब हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k
Q अपान में Bp। अब ये Bp क्या है तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो आपका प्लस Q आवेश कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, B और P। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, Bp हो जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार से Bp लिख सकते हैं और इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे जब हम लोग माइनस Q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग इसमें बताएंगे कि माइनस Q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में AP। अब AP क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी AP हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये हम लोग माइनस Q आवेश कारण ज्ञात कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। इस प्रकार से आपका B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे B बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर B1 का मान रखेंगे। तो B1 का मान कितना है यहाँ पर, तो आप लोग बताएंगे जो B1 का मान है वो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में BP। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में BP। उसके बाद में फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कैसा है, माइनस में है तो जो होगा प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो B2 का मान कितना है आपका, माइनस में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में AP। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, Q को हम लोग बाहर यहाँ पर ले आएंगे और साथ ही में इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, B बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और अंदर आपका बचेगा 1 अपान में BP माइनस 1 अपान में AP। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आपका AP है वो BP के बराबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से यहाँ पर कोई लंब डाला गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि जो आपका AP है वो आपका जो आपका AP है वो आपका BP के एकदम बराबर है। तो यदि हम लोग चाहें कि AP जहाँ पर BP लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका AP BP के बराबर है, तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे B बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 1 अपान में BP माइनस में हम लोग 1 अपान BP कर देंगे, क्योंकि आपका क्या होगा कि जो आपका मैंने आपको बताया था जो आपका AP वो BP के बराबर है। तो हम लोग चाहें तो AP की जगह पर BP लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो B होगा वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव जो आपका होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट होने वाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। यानी कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है जब इनकी प्लेटों के बीच में क्या रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है, वो भी आंशिक रूप से। तो इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। ये जो क्वेश्चन आपका होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार आ चुका है, तो इसीलिए आप जान सकते हो कि जब 6 बार आया है तो इसकी संभावना कितनी ज्यादा है बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है, तो इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 के फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर देखने से पहले सबसे पहले आपको उसको चित्र को समझना होगा। यदि आप लोग चित्र को समझ जाते हो ना, तो फिर आपको ये थ्योरी जो यहाँ पर लिखी गई है सारी की सारी आप लोग यहाँ से चित्र के माध्यम से लिख सकते हो आराम से। और यदि आपको चित्र समझ में नहीं आता है ना, तो फिर आपको थ्योरी लिखने में भी बहुत कठिनाई आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर 2 समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। पहली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं और दूसरी प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम दे देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी जो P1 और P2 जो प्लेट है इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं दोनों P1 और P2, इनके बीच में आपका एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इसको हम लोग आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ मानेंगे और इसकी जो मोटाई है वो आपकी मान लेंगे कि T है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है, T है। और जो आपका बाकी शेष भाग इसमें जो बच जाता है उसमें आप लोग मानेंगे कि इसमें क्या है, वायु भरा हुआ है। और यदि यदि हम लोग वायु की बात करेंगे, यानी कि ये तो आप लोग जान गए कि इसका जो परावैद्युत पदार्थ है वो कितने स्थान में घेरा हुआ है। तो आप लोग बता सकते हो कि T स्थान में यहाँ पर ये भरा हुआ है। वहीं पर यदि हम लोग वायु की बात करेंगे कि वायु यहाँ पर कितने स्थान में है, तो आप लोग क्या करेंगे, D है आपका जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, D में से जब आप लोग T को माइनस कर दोगे तो फिर आपका जो बाकी रिक्त स्थान जो आ जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, इसी स्थान में आपको वायु भरा होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग
P1 प्लेट को, यानी कि इस वाले प्लेट को जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर प्रेरण के कारण जो आपका P2 जो प्लेट होती है इस पर जो भीतरी सतह होती है इसके अंदर आपका माइनस क्यू आवेश आ जाता है और जो बाहरी सतह होती है इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, अब जो आपका P2 प्लेट होती है आपकी धरती से जुड़ी होती है, इसी की वजह से जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका पृथ्वी में चला जाता है और इस पर केवल और केवल माइनस आवेश रह जाता है। तो इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है अभी तक चित्र में वो सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर में लिखना स्टार्ट करेंगे थ्योरी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, यानी कि ये और ये P1 और P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। फिर आप लोग बताएंगे इसमें जिनके बीच की दूरी कितनी है, D, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे एवं प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच रखी गई है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी P1 प्लेट है और P2 प्लेट है इसके बीच में कोई आपकी परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट रखी गई है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, T है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस प्रकार प्लेटों के बीच D माइनस टी मोटाई में वायु, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे D आपका जो टोटल कितना है D है, जब हम लोग D में से माइनस टी कर देंगे तो फिर आपका वायु निकल करके आ जाएगा। तो D माइनस टी मोटाई में आपका वायु और तथा T मोटाई में आपका परावैद्युत माध्यम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप उसमें बताओगे कि जब हम लोग प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर आपका माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर चित्र में बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका आगे हो जाएगा तब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग को यहाँ पर दो प्रकार से निकालना है। एक आपका निकालना है परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक हम लोग को निकालना है वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आपका क्षेत्र था यहाँ पर जो खाली क्षेत्र था इसमें हम लोग वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और जो आपका ये परावैद्युत माध्यम है इसके लिए हम लोग भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जब वायु के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग ई नॉट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग दो बार निकालेंगे ना तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ई नॉट रख देंगे। ठीक है, तो आपका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, सूत्र आपका होता है इस प्रकार से ई नॉट बराबर आपका हो जाता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप लोग जानते हो जो सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका क्यू अपान में क्या होता है ए होता है। इस प्रकार से आपका होता है। तो यदि आप लोग चाहो तो सिग्मा को ना लिख करके यही चीज लिख दो ना, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने क्या किया है, सिग्मा को ना लिख करके क्यू अपान में ए लिख दिया, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए हम लोग याद कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल और केवल के रहेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका सिग्मा था और सिग्मा की जगह पर हम लोग ने क्यू अपान में ए यहाँ पर भी लिख दिया है। अब आगे आप लोग क्या करोगे, आप ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पर आगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर b हो तब क्या हो जाएगा, आपका b बराबर क्या होगा b1 प्लस b2। अब आप लोग क्या करोगे, b बराबर आपको यहाँ पर ed यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग b1 की बात करेंगे तो b1 की जहाँ पर आप लोग जब ed निकालोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वायु के लिए हम लोग यहाँ पर लिखा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ई नॉट यहाँ पर लिखेंगे, ई नॉट लिखेंगे। उसका फिर हम लोग दूरी की बात करेंगे, यानी कि कितना स्थान ये घेरेगा वायु वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको कितना स्थान बताया था, d माइनस टी बताया था ना, तो यही चीज यहाँ पर आपको लिख देना है ई नॉट ब्रैकेट में आपका d माइनस टी हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे जब परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो यहाँ पर जो आपका ई होगा ये आपका यहाँ से ई आ जाएगा। उसका फिर इसकी जो मोटाई कितनी थी वो मैंने आपको बताई थी टी थी, तो यहाँ से इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे जो आपका ई नॉट है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ई नॉट है ई नॉट की जगह हम लोग इसका मान रख देंगे। तो ई नॉट बराबर क्या था आपका, ई नॉट बराबर था आपका क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए था ना। तो हम लोग चाहें तो ई नॉट की जगह पर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पर डी माइनस टी, तो आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। उसके यहाँ पे हम लोग ई की जगह पर हम लोग ई का मान लिख सकते हैं। तो ई का मान कितना है, ई का मान है आपका क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर ई की जगह पर लिख देंगे। तो ई की जगह पर हम लोग प्लस में लगा कर क्या लिखेंगे, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए और बाद में फिर आपका जो इंटू में टी है तो टी तो आपका यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब आगे आप लोग क्या करोगे इसमें, अब आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे
कि जो आपका यहाँ पर कॉमन निकालोगे आप लोग, तो कॉमन आप लोग यहाँ पर देखोगे तो Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, यहाँ पर भी आपका इसमें भी है और इसमें भी है, तो यही चीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A आपका कॉमन निकल कर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा आपका D माइनस टी बचेगा, प्लस में आपका क्या बचेगा T अपान में K बचेगा, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, B का मान तो आपका आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएंगे। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका होता है C बराबर Q अपान में B होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q तो Q सेम रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे नीचे जो B है, B की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख देंगे। तो ये वाला मान जब आप लोग लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सारी चीजें आप उठाकर यहाँ पर लिख दोगे B की जगह पर। तो B की जगह पर क्या लिखोगे, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से। फिर आपका जो एप्सिलॉन नॉट A है इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे क्योंकि आपका बटे में है, तो फिर नीचे क्या बचेगा आपका D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया था एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर भेज दिया था, तो C बराबर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपान में K, इस प्रकार से आपका सूत्र निकल कर के आ जाएगा। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए मैंने सूत्र को आपका निगमन बता दिया इस प्रकार से, जब इसकी प्लेटों के बीच में हम लोगों ने आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इस प्रकार से सूत्र निकल कर के आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा प्रश्न होने वाला है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ ई नॉट ई स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक आपका जो पहले इस तरीके से पूछा जा सकता है या फिर आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों का उत्तर सेम होगा, किस प्रकार से होगा सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया कि संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम लोग को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग संधारित्र की ऊर्जा घनत्व जो आपका होता है उसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा लिखने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। तो जो संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसका जो सूत्र होता है किस प्रकार से हो जाता है, सबसे पहले उसे आप लोग समझ लीजिए। तो सूत्र आपका हो जाता है स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सूत्र हो जाता है ऊर्जा घनत्व का, जिसमें आपका यू जो आपका स्मॉल यू जो आपका होता है आपका ऊर्जा घनत्व होता है, और जो कैपिटल यू होता है वो आपका हो जाता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा। यानी कि जो आपका संधारित्र है उसमें जो कुल ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका बी होता है वो आपका आयतन होता है, यानी कि जो संधारित्र की प्लेटों का द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है उसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें, जो बी है यानी कि जो आपका बी है यानी कि आयतन को यदि हम लोग एकांक यानी कि एक मान लें, तो फिर इसका सूत्र तो फिर इसकी परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगी, तो आप लोग परिभाषा में बताएंगे कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि यह आपका क्या होगा, जो आपका बी है यानी कि जो आयतन उसको हम लोग यदि एक कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका परिभाषा यहाँ से। तो आप लोग बताओगे कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र होता है। और परिभाषा में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कि संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपका हो जाता है, इसकी मैंने आपको बताया भी था, स्मॉल यू बराबर आपका होता है आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा अपान में क्या होता है आपका संधारित्र की प्लेटों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि U बराबर कैपिटल यू अपान में बी, इसको हम लोग समीकरण एक बना देंगे। उसके आप हम लोग अगले पीछे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसका व्यंजक भी यहाँ पर निकालना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो आपका ये है इसका हम लोग को प्रूफ निकाल करके देना है, जो आपका होता है हाफ ई नॉट ई स्क्वायर को हम लोग को प्रूफ करके देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ इस क्वेश्चन को पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है उसे हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारी बारी है इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए। तो व्यंजक आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, यदि हम लोग उसकी बात करें तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि यदि आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है यदि आपका a है तथा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक k है, वह प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है। तो संधारित्र की धारिता आपको हो जाती है
सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। ये सूत्र आपका होता है तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस सूत्र से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और सूत्र की मदद से ही हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो इतना आपको समझ लेना है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेट है उनका क्षेत्रफल यदि ए हो और साथ ही में उनके परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के हो और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, डी हो, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र आपका हो जाता है सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। तो इस प्रकार से आपको इतना समझ लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे आप लोग बताओगे कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर यदि बी हो तो प्लेटों के बीच आयतन में स्थित संचित ऊर्जा आपका क्या हो जाता है। संचित ऊर्जा का आप लोग सूत्र जानते होंगे, यू बराबर आपका होता है हाफ सी बी स्क्वायर। इस प्रकार से सूत्र इसे भी आपको याद कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने क्या देखा सूत्र में, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका सी है, ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी का मान कितना है यहाँ पर मैंने आपको बताया था के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। तो यदि हम लोग चाहें इस जगह पर यानी कि सी के स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं ना, तो वही चीज हम लोग उठा करके यहाँ पर लिख देंगे सी के स्थान पर। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे सी का मान रखने पर तो यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, हाफ। उसके बाद फिर सी का मान कितना बताया था मैंने आपको, सी का मान आपको बताया था ये वाला। तो ये वाला मान उठा करके हम लोग सी की जगह पर रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद फिर आपका क्या बचेगा, केवल केवल बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो आगे आप लोग बताओगे कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी आपकी, तो समीकरण 1 आपका था इस प्रकार से, स्मॉल यू बराबर आपका क्या था, कैपिटल यू अपान में बी था। ये आपका था समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो आपका u है, u की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, u का मान रख देंगे। यानी कि u का मान कितना है आपका, u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी बी स्क्वायर। तो यही चीज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका समीकरण फर्स्ट है यानी कि स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी, इसकी जगह पर जो आपका यू है इसकी जगह पर हम लोग यू का मान रख देंगे। तो यू का मान कितना हो जाएगा आपका, तो यू का मान जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल यू बराबर आपका हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपका क्या बताया था मैंने सूत्र में मैंने आपको बताया था जो आपका नीचे होता है आपका क्या हो जाता है, आपका बी बचता है केवल केवल। यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हो एक बार फिर से, यू बराबर क्या था, यू बराबर कैपिटल यू अपान में बी था ना, तो यू का मान तो हम लोगों ने रख दिया और नीचे केवल केवल आपका बी बच जाएगा। तो यहाँ पर बी हम लोग ऐसे लिख देंगे, इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका आयतन होता है वो आपका क्षेत्रफल गुणे दूरी के बराबर होता है। यानी कि हम लोग बी की जगह पर चाहें तो ए इंटू डी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग जो बी है बी की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, ए इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ हम लोग नीचे बताएंगे कि यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी बी स्क्वायर, और अपान में हम लोग क्या कर देंगे, बी की जगह पर ए इंटू डी कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ए इंटू डी कर देना है। उसके बाद में फिर आगे आपको क्या करना है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आपका, मैं पेन ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका ए से ए कैंसिल आपका इस प्रकार से हो जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा आपका के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, जो आपका डी होगा, यहाँ से डी और डी हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा। तो यू बराबर क्या हो जाएगा आपका हाफ के एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपन में डी स्क्वायर। यानी कि क्योंकि यहाँ पर डी और डी जो आपका जो है गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आपका पहले से बी स्क्वायर था। तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन अपान हाफ के एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम लोग चाहें तो इसको क्या कर दें, ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा दें। तो हम लोग क्या करेंगे, बी अपान में डी कर देंगे, इसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब आप लोग सूत्र जानते हैं ई बराबर क्या होता है, बी अपान में डी। तो यदि हम लोग चाहें तो बी अपान में डी की जगह पर ई लिख सकते हैं ना, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या है बी अपान में डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और यहाँ पर वाई स्क्वायर लगा दो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये व्यंजक निकल करके आ जाता है यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आपका पहला व्यंजक हो जाता है इस प्रकार से, यदि क्या हो उसमें परावैद्युत माध्यम हो, ठीक है। और वहीं पर यदि हम बात करेंगे, यदि प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो के का मान 1 हो जाता है। तो फिर यहाँ से आपका जो सूत्र बन जाता है वो क्या हो जाता है, यू बराबर हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि आपका ए के जो आपका हो गया हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा सूत्र में आपका केवल और केवल बचेगा यू बराबर हाफ ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र हो गया, व्यंजक पूरी तरह कंप्लीट हो गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, कम से कम 8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आइए सबसे पहले हम उसका चित्र समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने
इस चित्र को समझ लिए ना, तो फिर आपको इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी आसानी होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, आराम से आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे क्या-क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके लाइव में दिखाऊँगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से आपका होता है, आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब मान लीजिए वैद्युत ध्रुव में कोई मध्य बिंदु O है इस प्रकार से, ठीक है? और यहाँ से R दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु आपका यहाँ पर P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है? आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इनकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक आपकी L होती है मध्य बिंदु तक, और यहाँ से मध्य बिंदु से +q तक की दूरी L होती है, यानी कि टोटल 2L होती है। और वैसे आप L और L करके लिख सकते हो, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें बताई, अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q से आवेशों से मिलकर के बना है, और इसकी दूरी कितनी है? L + L है, यानी कि 2L है, ठीक है? इसके मध्य में कोई बिंदु आपका O है जिससे हम लोग को R दूरी पर, यानी कि R दूरी पे कोई बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, उस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो चित्र आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो नीचे थ्योरी लिखी है चित्र के माध्यम से ही हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2L है, यानी कि एक L ये और एक L, यानी दोनों मिलाएंगे तो 2L हो जाएगा। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, यानी कि द्विध्रुव है जो आपका, उसका मध्य बिंदु में O है, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु होगा P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो सूत्र आपका हो जाता है B बराबर 1/4πε0 के। सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? सूत्र क्या हो जाता है? B बराबर आपका सूत्र होता है B बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R होता है ना, इस प्रकार से आपका होता है। तो R क्या होता है? R दूरी होती है, तो ये दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे? +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 के, और Q ऊपर हो जाएगा। अब नीचे जो R है तो हम लोग की इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक पता होनी चाहिए? तो हम लोग को दूरी यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए, यानी कि +q आवेश से जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से मध्य बिंदु O से और P तक की दूरी कितनी है? R है ना, और फिर आपका मध्य बिंदु O से +q तक की दूरी कितनी है? L है। तो जब हम लोग R में से L को इतना घटा देंगे तो फिर जो शेष दूरी बच जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा? +q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो जब R में से हम लोग R में से माइनस कर दें हम लोग L को, तो फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि R - L हो जाएगा। तो यही चीज़ आप हम लोग लिखेंगे B1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R - L हो जाएगा। फिर जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो B2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 के Q अपान में आपका हो जाएगा दूरी। तो यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या है, यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है, और यहाँ से मध्य बिंदु तक दूरी कितनी है? L है। तो हम जब R + L कर देंगे, यानी कि R और +L कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगी? -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकल करके आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी में कि R + L, ठीक है? अब यहाँ पर जो -q आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 + B2। तो यहाँ पर हम लोग B1 का मान रखेंगे और यहाँ पर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका? B1 का मान यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग 1/4πε0 के, और Q अपान में क्या हो जाएगा? R - L, यानी कि B1 का मान कितना है? इतना ही तो है ना, तो यही मान हम लोग को उठा कर यहाँ से यहाँ पर लिख देना है। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लगाने के बाद फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कहाँ पर है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो B2 का मान ये लिखा हुआ है ना, तो यही चीज़ उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1/4πε0 के Q अपान में R + L, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू कॉमन है और बटे में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1 अपान में आपका आर माइनस एल, और फिर आपका माइनस में आपका हो जाएगा, फिर इधर आपका बचेगा क्या, 1 अपान में आर प्लस एल। इस प्रकार से इतना हो गया। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसका लासा लेंगे। तो लासा लेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा बी बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नीचे आपका हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर जब हम लोग इसका इससे करेंगे गुणा तो आपका हो जाएगा आर प्लस एल, और जब हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा माइनस आर प्लस एल, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना हो गया। तो इतना आप लोग हो गया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या है आपका आर प्लस है, ठीक है। तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, एल प्लस एल यानी कि 2l यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्यू है, क्यू को हम लोग इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर क्या था, प्लस एल यानी कि 2l हो जाएगा। अब क्यू को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2l हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका आर माइनस एल और आर प्लस एल। तो आप लोग जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग जानते हैं कि जो आपका Q इंटू 2l होता है, यानी कि Q इंटू 2l होता है, इसकी जगह हम लोग P लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका वैध ध्रुव गुण होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q इंटू 2l की जगह हम लोग P लिख देंगे, और नीचे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग बताओगे कि जो आपका L होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है, तो जब L स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी कि एल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, मान लीजिए। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान में आर स्क्वायर। तो यही आपका सूत्र निकल करके आ जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार सूत्र हो जाता है। और यदि हम लोग माध्यम वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो के का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से के भी आपका हट जाएगा। तो सूत्र आपका हो जाएगा बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर स्क्वायर। तो ये सूत्र भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो, और साथ ही में आप लोग यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लो, क्योंकि ये आपका बोर्ड परीक्षा में 7 बार बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। और जैसे आप लोग अच्छे तरीके से चित्र को समझ लेते हो ना, फिर आपको यहाँ पर थ्योरी लिखने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी आपको चित्र के माध्यम से ही लिखी गई हैं। तो चित्र आप लोग समझोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको चित्र को समझने से पहले आप लोग समझ लो कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें आवेश संचित होता है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका चित्र समझते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि समांतर प्लेट संधारित्र में आपके समान आकार की 2 प्लेटें यहाँ पर ली गई हैं। एक प्लेट आपकी ये हो जाती है, एक प्लेट आपकी ये हो जाती है। इस वाली प्लेट को हम लोग P1 नाम देते हैं, इस वाली प्लेट को हम लोग P2 नाम देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आपकी D है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका P1 यानी कि जो आपका P1 है, प्लेट 1 है जो आपकी, उस पर जब हम लोग प्लस Q आवेश देंगे, जब हम लोग क्या करेंगे P1 पर प्लस Q आवेश देंगे, तो जो आपकी P2 प्लेट होगी, इस पर इसके जो भीतरी सतह होगी, यानी कि जो ये वाली सतह होगी, भीतर वाली सतह, इस पर आपका माइनस Q आवेश जो आपका होगा वो आपका वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से आपका माइनस Q आवेश इस पर वितरित हो जाएगा। और वहीं पर इसकी जो P2 की जो बाहरी सतह होगी, इस पर क्या होगा, प्लस Q आवेश यहाँ पर वितरित हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो आपका प्लेट 2 है, यानी कि जो आपकी P2 है, ये आपका पृथ्वी से जोड़ा गया है यहाँ पर। तो पृथ्वी से जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, जो आपका प्लस Q आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि इस पर क्या रह जाएगा, केवल और केवल माइनस Q आवेश रह जाएगा, और P1 पर आपका प्लस Q आवेश रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि दोनों प्लेटें जो आपकी हैं वो परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती है। यानी कि ये वाली जो प्लेट होती है आपकी प्लस Q आवेश से आवेशित हो जाती है, और जो आपकी P2 वाली प्लेट होती है वो आपकी माइनस Q आवेश से
कह सकते हैं कि आवेशित हो जाती है। अब हम लोग इसी की वजह से इनमें क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपका जो P1 प्लेट है उस पर प्लस क्यू आवेश होता है और जो आपका P2 प्लेट है इस पर आपका माइनस क्यू आवेश होता है, यानी कि दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश होता है। इसी की वजह से इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इन्हीं चीजों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से लिखोगे उत्तर में, तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लोग उत्तर में लिखोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की दो धातु की प्लेटें P1 और P2 समांतर रखी हुई है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में आपकी दो प्लेटें ली गई हैं, एक आपका होता है P1 और एक आपका होता है P2। उसके आगे आप इसमें बताएंगे कि ये प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, यानी कि ये जो प्लेटें हैं P1 और P2 ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित हैं, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि ये प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर उपस्थित हैं। ठीक है, आगे आप उसमें बताएंगे कि माना कि इनके बीच परावैद्युतांक पदार्थ के भरा है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप लोग बताओगे इसमें कि जब प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यानी कि जब हम लोग प्लेट P1 को हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो फिर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा जो प्लेट P2 होती है उसकी भीतरी सतह पर माइनस क्यू तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका P1 प्लेट है इस पर जब हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो जो आपकी P2 सतह होती है उस पर स्थित वैद्युत प्रेरण के कारण जो आपकी भीतरी सतह होती है उस पर माइनस क्यू आवेश वितरित हो जाता है तथा जो आपकी बाहरी सतह होती है उस पर प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है। ठीक है, आगे आप उसमें बताएंगे कि P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण, यानी कि जो आपकी P2 प्लेट होती है ये आपकी जब पृथ्वी से संबंधित होती है इसी वजह से जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो आपका कह सकते हैं कि पृथ्वी में चला जाता है। यही चीज हम लोग आगे यहाँ पर लिखेंगे। तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज को यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो अगले पेज पर हम लोग यही चीज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसकी जो बाहरी सतह होती है उसका जो प्लस क्यू आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, यानी कि इसकी सतह पर, यानी कि जो बाहरी सतह होती है P2 की इस पर आपका प्लस क्यू आवेश तो होता है लेकिन यह पृथ्वी से आपका कनेक्टेड होता है, इसी वजह से आपका जो प्लस क्यू आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि इस प्रकार P2 की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश रह जाता है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपकी P2 प्लेट होती है इस पर जो अंदर वाली सतह होती है इस पर माइनस क्यू आवेश रह जाता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि अतः दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं तथा इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं P1 और P2 ये दोनों प्लेटें आपकी विपरीत आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है, इधर आपका प्लस हो जाता है इधर आपका माइनस हो जाता है और इसी कारण इनके मध्य में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर के इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनके प्लेटों के बीच में माना गया है कि परावैद्युतांक पदार्थ के भरा हुआ है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं सिग्मा क्या होता है। सिग्मा आपका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है आपका Q अपान में A होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग चाहें तो जो आपका सिग्मा है सिग्मा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपान में A लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे। E बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपान में A और फिर नीचे आपका क्या था, K एप्सिलॉन नॉट था। तो ये चीज आपका यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सिग्मा की जगह पर हम लोग क्या लिख दिया है, यहाँ पर Q अपान में A लिख दिया है। आगे आप लोग बताओगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर b हो, तो यानी कि इनकी जो प्लेटों के बीच की दूरी d है ये तो आप लोग जानते हैं, और तथा विभवांतर b हो तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर आपका हो जाता है b अपान में d। तो यहाँ से यदि हम लोग b का मान निकालेंगे तो b आपका हो जाएगा b बराबर E इंटू डी, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे जब d आप इधर साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर E इंटू डी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका ई है, ई की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या था आपका क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए था ना। तो यदि हम लोग चाहें तो ई की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग कर देंगे बी बराबर क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पर आपका डी था वो आपका डी रह जाएगा, इंटू में डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ से बी का मान भी आपका निकल करके आ गया। अब हम लोग आगे करेंगे कि संधारित्र की धारिता सी क्या होता है। आपका संधारित्र की धारिता आप लोग जानते हैं सूत्र होता है C बराबर Q अपान में B। ठीक है, इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। तो Q तो आप लोग ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दोगे, लेकिन यहाँ पर जो B है B का मान आप लोग यहाँ से उठा करके रख दोगे। तो क्या हो जाएगा आपका C बराबर आपका हो जाएगा Q और फिर आप लोग यहाँ पर B का मान रखोगे तो B का मान यहाँ पर कितना है, Q अपान में K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो ये चीज यहाँ पर लिख दोगे Q अपान में
के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे, तो फिर ये आपका जो आपका के एप्सिलॉन नॉट ए होगा, ये आपका बटे में है तो ये आपका ये ऊपर चला जाएगा। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, ये चीज़ आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि डी आपका नीचे रहेगा लेकिन ये आपका यहाँ पर बटे में है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी फैरेड। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे, यानी कि उनके प्लेटों के बीच में यदि वायु अथवा निर्वात हो, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, ये सूत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस सूत्र को याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करके समझा दिया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आपके लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो यदि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो उसी के साथ अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।